काबिल सब एहतराम सदर जलसा और हम सब के उस्ताद, और न सिर्फ हम यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनके उस्ताद, बल्कि कई नस्लों की आपने जो ज़हनी आबियारी की है, प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब, प्रोफेसर शफर रसूल साहब, प्रोफेसर नजमा रहमानी साहिबा और साहिब किताब प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब, और बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे दानिश्वर उभरते हुए डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब। और यहाँ जो कहकशां है, एक गैलेक्सी है ज़ेल दानिश्वरों की और तमाम हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और दीगर ख़वातीन हज़रात, ये लम्हा मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी बहुत ही खुसूसी लम्हा है, एक ख़ास लम्हा है, क्योंकि प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाई हैं, और इनको तालिब इल्मी के ज़माने से अब तक बहुत करीब से देखने का मौका भी मुझे मैसर रहा है। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने इल्मी सिलसिले के हवाले से एक और तोहफ़ा अहले दानिश को, अहले अदब को उन्होंने दिया है। इसके लिए उनको तहे दिल से मुबारकबाद। इंतखाब का मामला बड़ा दुश्वार सा होता है, बहुत आसान नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि इंतखाब करना बहुत आसान काम है, ऐसा नहीं है। इंतखाब बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तहक़ीक़ी जो काम है, तनक़ीदी जो काम है, तहक़ीक़ी काम है, वो ज़्यादा अहम है। इंतखाब पेश करना, इंतखाब या तरतीब देना, ये कोई बहुत अहम काम नहीं है। कुछ चीज़ें ली, आपने जमा कर दी और शाये करवा दी, ऐसा कतई नहीं है। इंतखाब भी एक तख्लीक़ी अमल है, इंतखाब भी एक तहक़ीक़ी अमल है, इंतखाब भी एक तनक़ीदी अमल है। इन सब से, इन तमाम सलाहियतों से अगर आप मुबर्रा हैं तो फिर आप इंतखाब, बेहतर इंतखाब नहीं पेश कर सकते। अगर आप एक बेहतर नाक़िद नहीं हैं तो आप बेहतर इंतखाब नहीं पेश कर सकते। बेहतर मुहक़्क़िक़ नहीं है तो बेहतर इंतखाब नहीं पेश कर सकते। अगर आप तख्लीकार नहीं हैं तो तख्लीक़ी अदब के हवाले से कोई बेहतर इंतखाब आप पेश नहीं कर सकते। इंतखाब का मामला ये भी है कि उसमें ज़ाती जो तरजीहात हैं, तासुबात हैं, वो सब शामिल होते हैं। और बिल्कुल इस शेर की तरह के खुलता किसी पे क्यों, मेरे दिल का मामला शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, बहुत से लोगों को फ़लाँ का नाम छूट गया, फ़लाँ का नाम छूट गया, फ़लाँ रह गए, ये सब चीज़ें होती हैं इंतखाब में। बिल्कुल कोई भी इंतखाब करने वाला आदमी इससे बालातर नहीं हो सकता है। उसकी अपनी तरजीहात हैं, अपनी तासुबात हैं, उसकी अपनी फ़िक्र है, उसकी अपनी पसंद है, अपनी नापसंद है, उसका अपना शऊर है, तनक़ीदी शऊर है, तहक़ीक़ी शऊर है, तख्लीक़ी शऊर है, ये सब कार फरमा होते हैं इंतखाब में। लेकिन एक बेहतर इंतखाब, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस हवाले से भी इंतखाब आप तैयार कर रहे हैं उसके साथ आप इंसाफ कर सकें। नज़्म के हवाले से कर रहे हैं, गज़ल के हवाले से कर रहे हैं, अफ़साने के हवाले से कर रहे हैं, नावल के हवाले से कर रहे हैं, उस सिन्फ़ के साथ आप इंसाफ कर सकें। उस सिन्फ़ के, हर सिन्फ़ के अपने कुछ तकाज़े होते हैं और हर सिन्फ़ अपने अहद का तर्जुमान हुआ करती है। हर अदब, हर दौर का, हर अदब का, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हर दौर अपने अहद का, हर अदब अपने अहद का तर्जुमान होता है और हर दौर अपने तख्लीक का या अपने इजहार का एक नया सांचा खुद वज़ा करता है। सांचे बदलते हैं, सिन्फ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। असनाफ का एक तसलसल रहता है, उसका एक सिलसिला होता है, लेकिन असनाफ के अंदर जो सांचे बदलते हैं, लफ्ज़ी और मानवी दोनों सांचे, फ़िक्री और लफ्ज़ी दोनों सांचे बदलते हैं। तो जाहिर है कि इस हवाले से अगर वो इंतखाब मुकम्मल नहीं है, इन तमाम पहलुओं को अपने अंदर अगर वो नहीं समेटता इंतखाब, अदब को कहा जाता है कि अदब इंसान के एहसासात, उसके तस्वुरात, उसके अफकार
اس کے حصے جمال، ان سب کا مظہر ہے ادب. اور ان تمام چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر دور کے حوالے سے وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. میر کے دور کی جمالیات کچھ اور تھی، خسرو کے دور کی کچھ اور تھی، ہمارے دور کی کچھ اور ہے. افکار و تصورات میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. نئے علوم جس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہماری فکر میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم ایک نئے سفر کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، ارتقاء کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. ان سب کو سمیٹتے ہوئے، ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں. ادب کا سلسلہ بھی جو ادب ہے، یا ادب کے جو بھی قارئین ہیں، اس ادب سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو نسلیں ہیں ادب سے وابستہ، ان سب کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اثاثے کو سمیٹیں اور ان کی قدر بھی کریں، ان کا تجزیہ بھی کریں، ان کی جو ایویلویشن ہے اس کو بھی آپ کریں. اور ظاہر ہے کہ ایک نئی راہیں بھی ہم بناتے چلے. تجربے کی بات اب کر رہے تھے ہمارے خالد جاوید صاحب. بہت ضروری ہے تجربہ. اگر پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ جسے کہیں کہ وہ ایک طرح سے بہت بہتر پانی اس کا نہیں ہو سکتا. بہت دیر تک اگر جم جائے تو وہ سڑاہٹ پیدا ہونے کی بھی ظاہر ہے کہ یہ سب اس سے امکانات اس کے ہوتے ہیں. ادب کا سفر بھی ایک بہتے ہوئے دریا کا سا سفر ہے، ایک سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا سفر ہے ادب کا. اگر ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو، اس کمپیٹیبلٹی اگر ہم پیدا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ادبی سطح پر، فکری سطح پر، جمالیاتی سطح پہ، اگر ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں، ایک کمپیٹیبلٹی ہمارے پاس اگر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ادب کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد معلوم ہوا کہ پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے، بہت ساری زبانوں کے ساتھ ہوا، بڑی بڑی زبانوں کے ساتھ ہوا. سنسکرت کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ عمل ظاہر ہے کہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. انتخاب کے حوالے سے میں اس گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انتخاب کے حوالے سے مجھے یہ انتخاب اس اعتبار سے بہت ہی اہم انتخاب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس میں ایک پورے عہد کی حیثیت کو، اس کے جمالیاتی کیفیات کو، فکری، تصوراتی، تمام تر، ہم میں سے کوئی بھی انسان ایک رخہ نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان ایک رخہ نہیں ہے. اس کی ایک فکر ہو ضروری نہیں ہے. وہ مختلف افکار و تصورات کا اس کے اندر ایک سلسلہ رہتا ہے. اور نہیں کیا ہے وہ شعر کہ ہر ایک انسان کے اندر کئی انسان ہوا کرتے ہیں، 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا. وہی عالم ادیبوں کا بھی ہوتا ہے. ہم بہت سارے ادیبوں کو ایک اینگل سے دیکھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس یہ تو آخری حرف، مطلب ہمارا جو کچھ ہے ان کے حوالے سے اسی رخ کے حوالے سے ہمارا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے. غالب جیسا شاعر، اقبال جیسا شاعر، ظاہر ہے کہ ان سب کے ہاں مختلف جہتیں ہیں. اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ان تمام جہتوں کو سمیٹیں. آپ نے اگر 10 نظمیں شامل کی ہیں تو 10 نظمیں الگ الگ جہتوں کی نمائندگی کرنے والی نظمیں ہوں. یہ ایک بہتر انتخاب سے آپ ایک بہتر انتخاب سے توقع آپ کرتے ہیں. تو ان تمام تصورات کو سمیٹنا، ان تمام افکارات کو سمیٹنا اور ان کے حوالے سے آپ ایک ایسا مجموعہ تیار کریں جس سے اس پورے عہد کو آپ دیکھ سکیں. جس عہد سے تعلق ہے اس ٹیکسٹ کا، جس عہد سے اس ٹیکسٹ کا تعلق ہے، وہ ٹیکسٹ اپنے عہد کا ترجمان ہے. اور صرف اپنے عہد کا ترجمان نہیں، اس کے ساتھ ماضی بھی منسلک ہے، مستقبل بھی منسلک ہے. ہم صرف ایک عہد میں نہیں جی رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ماضی بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ مستقبل بھی چل رہا ہوتا ہے، اس پر بھی ہماری نگاہ ہوتی ہے. تو وہ انتخاب بھی ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹے. میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب میں اس کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی شاعر کو جب ہم اس کے کلام کو ہم شامل کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس کی تمام جہتیں اس کے اندر آ سکیں. تمام نہیں تو جو جہتیں اس کی شخصیت کی ترجمانی کرنے والی ہیں، اس کی فکر کی ترجمانی کرنے والی ہیں، اس کی جمالیات کی ترجمانی کرنے والی ہیں، اس کے تصورات کی ترجمانی کرنے والی ہیں، ان کو بیشتر ان کا ایک طرح سے اس میں اس کی شرکت ہو، اس کو آپ شامل کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. تبھی جا کر کے وہ انتخاب مکمل ہوگا اور اس انتخاب کی ایک دستاویزی حیثیت ہوگی. کیونکہ ہر ادب ایک دستاویز ہے اپنے آپ میں، اور ہر انتخاب کی ایک دستاویزی حیثیت ہوتی ہے. ہم اسی کے ذریعے اس عہد کے انسان کو، اس عہد کو ہم دیکھتے ہیں. ایک زندہ تاریخ ہے یہ دستاویز بھی، ایک طرح سے زندہ تاریخ ہے یہ کتاب. اس میں آپ
लोगों के एहसासात और तसव्वुरात को देखते हैं इस तारीख में। आम तारीख में तो सिर्फ मैं आम तारीख को मुर्दा तारीख कहता हूँ, मुर्दा और गए ज़माने की तारीख जिसमें ज़िंदगी नहीं होती। किसी भी हिस्टोरी की किताब को उठा के आप देख लें, किसी मौरख़ की किताब को उठा करके देख लें, तारीखें आपको मिलेंगी, कुछ वाक़यात आपको मिलेंगे, लेकिन वो अहद नहीं मिलेगा आपको उसमें, उस अहद का इंसान नहीं मिलेगा उसमें, उस अहद की कदरें नहीं मिलेंगी उसमें, उस अहद की फतूहात नहीं मिलेंगी इंसानों की, उस अहद की जमालियात का उसमें इजहार नहीं मिलेगा, उस अहद की महरूमियाँ आपको उसमें नहीं मिलेंगी, उस अहद की आरजुएँ नहीं मिलेंगी उसमें, उस अहद की तमन्नाएँ उसमें नहीं मिलेंगी। ये सब इंसानों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। वो कदरें नहीं मिलेंगी उस अरसे, उन कदरों का तफसीली बयान उसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हम फिल्म बनाते हैं, जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं, तो अदब जो है हमारा, अगर किसी कदीम अदब पे आप फिल्म बनाते हैं, किसी कदीम नावल पर आप फिल्म बनाते हैं, किसी अफसाने पर फिल्म बनाते हैं, तो वो तारीख़ होते हुए वो बिल्कुल अहद माजी की बाज तामीर से इबारत वो होती है फिल्म। उसमें आपको अपना अक्स, इंसानों का अक्स, उस अहद का इंसान, उस अहद की कदरें, उस अहद के इंसानों की तमाम महरूमियाँ, आरजुएँ, तमन्नाएँ, फतूहात सब कुछ उसमें शामिल होती हैं। इंतखाब का भी वो आलम है, इंतखाब भी मुरक्का है, उस मुरक्के में वो असर, वो अहद पूरी तरह से नुमाया हो, जिंदा और जावेद। और ये अगर सिफत है इंतखाब में, मैं समझता हूँ कामयाब इंतखाब है। मैंने जितना मुताला तो पूरी तरह से नहीं कर पाया, मेरी किताब मेरे पास कल पहुँची शाम में, मैंने उलट पढ़ के इसे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि आखिर जिन नज़मों का इंतखाब किया गया है, क्या वो नज़में एक रुखी नज़में हैं? क्या उस शायर की जो जहतें हैं मुख्तलिफ फ़िक्र की, क्या उन सब का इसमें अहाता हो पाया है? तो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि काफ़ी हद तक कोशिशें की गई है कि अलग अलग नज़मों में अलग अलग तस्वुरात, अफकार और जहतें, जमालियात जो कुछ है उसको उन्होंने समेटने की कोशिश की है। इस काम के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बताया आपने 10 साल, मुझे लगता है कि 20 साल लगे होंगे, क्योंकि ये जहन हमेशा उस वक्त से काम कर रहा होता है जिस वक्त तहक़ीक़ का काम शुरू किया होगा इन्होंने, जब PhD में दाखिला इन्होंने लिया होगा और मौजू इनका नज़्म ही था, नज़्म के हवाले से ही काम है इनका। तो वो जहन में एक तस्वुर बनना जो शुरू होता है, हम लोग जो कुछ भी हम आप लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आज वो तस्वुर हमारे जहन में आया हो, कहीं ना कहीं वो एक जमा होता रहता है हमारे फ़िक्र में, हमारी फ़िक्र, हमारे जहन में वो सब चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर है कि उसके हवाले से इस इंतखाब में उसका इजहार है, उसकी तर्जुमानी है, और एक बेहतर और एक आइडियल इंतखाब मैं इसे कहता हूँ। और इस बेहतर और आइडियल इंतखाब के लिए, जिसमें तनक़ीदी बसीरत भी है, तहक़ीक़ी बसीरत भी है, और आपकी अपनी तरजीहात और तअस्सुबात सब कुछ हैं, जिसका आपको हक़ है। ज़ाहिर है कि इसमें कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हम में से हर आदमी की अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी तअस्सुबात होती हैं, और उन सब के साथ हम सब जीते हैं, और उसके बावजूद हम एक रवादारी का एक दायरा बनाते हैं, और उसको उस तरह से हम अपने आप को अब ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा काम आपने किया है, एक अहम काम आपने किया है। नज़मों की एक दुनिया आपने यहाँ पेश कर दी है। उस दुनिया में मुख्तलिफ शेड्स हैं, मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। ज़ाहिर है कि ये नई नस्लों के लिए भी, और हमारी मौजूदा जो नस्ल है अदबी, उसके लिए भी एक बेहतरीन तोहफ़ा है। एक बार तहे दिल से फिर से मुबारकबाद, शुक्रिया।